कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक-टिक सुनाई दे रही थी और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि आईने के सामने बैठी उस 20 साल की परी चेहरे वाली लड़की की सांसों की भी नहीं, जो अपनी खुली आंखों से आईने में नजर आते अपने अक्स को देख रही थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठी थी। उसका सुर्ख रंग का दुल्हन का लहंगा जमीन को छू रहा था और कुछ दूरी पर उसका भारी कामदार दुपट्टा बेड पर रखा था। माहिरा ने पलटकर उस दुपट्टे की ओर देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। उसने फिर से अपने अक्स की तरफ देखा और दिल में उठती दर्द की लहरों को बमुश्किल दबाया। ड्रेसिंग टेबल पर जड़ाऊ जेवर रखे थे, लेकिन माहिरा ने उनमें से कोई भी नहीं पहना था। मेकअप के नाम पर भी उसने कुछ नहीं लगाया था, जबकि कुछ ही देर में उसका निकाह होना था। नीचे घर में मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे, लेकिन वह जैसे एक बेजान जिस्म की तरह बैठी थी। माहिरा, मौलवी साहब अंदर आने वाले हैं, तुम्हारे पास बस 10 मिनट हैं। दरवाज़ा खोलते हुए चाची जान अंदर आईं। माहिरा ने पलटकर उन्हें एक जख्मी नज़र से देखा, लेकिन वह समझ नहीं सकी कि चाची जान दुखी थीं या खुश। उसे देखकर चाची जान एक पल को ठिठक गईं और फिर गहरी सांस लेते हुए उसके पास आ गईं। देखो माहिरा, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो यह रिश्ता कैसे चलेगा? तुम्हें पता है कि यह सब कुछ करना कितना ज़रूरी है। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों मजबूर हैं, और क्यों मजबूर हैं ये बात तुम अच्छे से जानती हो, है ना? उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। माहिरा की आंखों में आंसू भर आए और उसने नजरें झुकाकर अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर कुछ घंटे पहले पड़ोस की लड़की ने भर भर के मेहंदी लगाई थी। थोड़ी ही देर में मेहंदी धो देने के बावजूद उसका रंग बहुत गहरा आया था। देखो, नाहिल तुमसे कितना प्यार करता है, कितना गहरा रंग आया है तुम्हारी हथेलियों पर। चाची जान ने प्यार से उसकी हथेलियां छुईं तो माहिरा ने अपने होंठों पर आती सिसकी को दबा लिया। नाहिल, ये नाम कभी उसे जान से प्यारा था और आज उसी नाम ने उसे तोड़कर रख दिया था। दुल्हन ऐसी नहीं होती, तुम्हें तो पता है ना? चाची जान ने मेज पर रखी तेज सुर्ख लिपस्टिक उठाकर उसके होंठों पर लगाई और उनके इस जुमले ने माहिरा के दिल को चीर कर रख दिया। जल्दी जल्दी मेकअप करके उन्होंने माहिरा को एक मुकम्मल दुल्हन बना दिया। लो देखो, मौलवी साहब आ भी गए। बाहर होती आहटें सुनते ही चाची जान ने जल्दी से बेड पर पड़ा बड़ा दुपट्टा उसके सिर पर ओढ़ा दिया और पिंस की मदद से उसे सेट करने लगीं। जब वो घूंघट निकालने लगीं तो माहिरा ने अचानक कहा, ये रहने दें चाची जान, कोई सफ़ेद दुपट्टा हो तो वो ओढ़ा दीजिए। उसके लबों पर एक कड़वी मुस्कान थी। चाची जान उसे देखते रह गईं, लेकिन बाहर होती आहट को नज़रअंदाज न कर सकीं और घूंघट निकाल दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वह खुला। मौलवी साहब, चाचा जान और 2 और लोग अंदर आए। निकाह के लिए दुल्हन को तैयार किया जाए, मौलवी साहब ने कहा। चाची जान ने माहिरा को हाथ से पकड़कर बेड पर बैठाया। दूल्हे को भी यही बुला लीजिए, साथ में निकाह पढ़वा लेते हैं, मौलवी साहब ने कहा। माहिरा का दिल चाहा कि वह वहां से भाग जाए। वह आदमी बस कुछ ही देर में कमरे में दाखिल होने वाला था, जिसने उसकी जिंदगी पहले भी और अब भी बर्बाद की थी। लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सामने नज़र उठाई तो जर्मीना बेगम खड़ी थीं। उनका चेहरा झुका हुआ था और उस पर फैला दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माँ को इस हाल में देखकर माहिरा ने चुपचाप नज़रें झुका लीं। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और फिर वो अंदर दाखिल हुआ। घूंघट की ओट से माहिरा ने देखा, उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहना था और ऊपर से काला कोट। वो पूरी तरह दूल्हा लग रहा था। उसकी काली आंखों में क्या था, माहिरा नहीं समझ सकी, लेकिन चेहरा बहुत संजीदा था। तुम्हें तो फतह का जश्न मनाना चाहिए, नाच गाना करना चाहिए। एक बार फिर मुझे बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम्हारी नफरत की कोई हद नहीं? माहिरा मन ही मन सोच रही थी और अपनी आंखों में आई नमी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तभी मौलवी साहब ने उसके सामने निकाह रजिस्टर रख दिया। दस्तखत करो, चाचा जान की भारी आवाज़ पर वह एक पल को कांप गई, लेकिन कांपते हाथों से उसने एक के बाद एक कई दस्तखत कर डाले। सामने बैठे नाहिल ने उसकी तरफ एक नज़र उठाई और फिर मौलवी साहब ने कहा, अब आप दस्तखत कीजिए। इजाफ़ कबूल के सारे मरहले पूरे हो चुके थे, बस दस्तखत बाकी थे। नाहिल ने भी चुपचाप दस्तखत कर दिए। निकाह होते ही सब लोग कमरे से बाहर चले गए और चाचा जान ने नाहिल को बांह से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, माहिरा को नाहिल के कमरे में भेज दो।
माहिरा ये सुनकर कांप गई। नाहिल का कमरा? वो जो अपनी उंगलियां मसल रही थी, अब पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। वो बेकाबू होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं चाची जान, मैं वहां नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। आप लोग चाहते थे कि मैं नाहिल से निकाह कर लूं, और वो मैंने कर लिया। लेकिन अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची जान ने उसे सख्त निगाहों से देखा। कैसी बातें कर रही हो माहिरा, बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रही हो। शादी की रात अपने दूल्हे के कमरे में नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? चलो मेरे साथ। उन्होंने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर कमरे से बाहर निकाला। माहिरा बुरी तरह कांप रही थी। राहदारी के आखिरी सिरे पर खड़े नाहिल ने उसकी सिसकी सुनी तो वह अनायास पलटकर देखने लगा। साफ लग रहा था जैसे वो किसी बेजान लाश की तरह चाची जान के साथ घिसटती चली जा रही है। उसका सुर्ख जरदोजी वाला दुपट्टा फर्श पर लिपटता जा रहा था। चाची जान ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। अब बाहर मत निकलना, थोड़ी देर में नाहिल आ जाएगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गईं। माहिरा का दिल चाहा कि वो जोर जोर से रो दे। वो बेबसी की इंतहा पर थी। बाहर बैठे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल न होता तो शायद वो कोई बेहद बड़ा कदम उठा ही लेती। आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए उसने कमरे में नजर दौड़ाई। न कोई फूलों की सजावट थी, न कोई और सजावट। कमरा कीमती फर्नीचर से भरा था, लेकिन फिर भी वो किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा नहीं लगता था। नफरत करते हो मुझसे तो फूलों से मेरा इस्तकबाल क्यों करोगे? तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए बस झक्म है। दिल ही दिल में सोचती वो मुंह फेर कर बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने पर गई। वहां उसका अक्स साफ नजर आ रहा था। जल्दबाजी में किए गए मेकअप के बावजूद वो बेहद हसीन लग रही थी। सुर्ख कामदार लहंगे और भारी जेवरात ने उसके हुस्न को और निखार दिया था। माहिरा को अपना अक्स कुछ जाना पहचाना लगा। एक टीसी उठी और वो खुद में सिमट गई। कमरे के बाहर खड़ा वो बहुत देर से सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। वो किसी कांटों भरे रास्ते पर खड़ा था। उसने ड्राइंग रूम की ओर देखा, जहां से मेहमान उठकर जाने लगे थे। सामने खड़ी फरीदा बेगम ने सख्त निगाह से देखकर उसे इशारा किया, जाओ। दिल पर पत्थर रखकर नाहिल कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही ठिठक गया। माहिरा सामने बेड के बीचों बीच बैठी थी, लहंगा फैला हुआ, घूंघट डाले बिल्कुल किसी आम दुल्हन की तरह। मगर वो जानता था कि ना तो वो कोई आम दुल्हन थी और ना ही वो खुद कोई आम दूल्हा। नाहिल का जी चाहा कि वो पलटे और भाग जाए। 1 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें आंखों के आगे तैरने लगीं। अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने खुद पर काबू पाया और धीमे धीमे चलता हुआ बेड के सामने आकर खड़ा हो गया। माहिरा ने उसके भारी कदमों की आहट सुनी तो कांप उठी। वो धीरे से बेड पर उसके सामने बैठा। माहिरा ने बेतहाशा अपने मेहंदी लगे पांव पीछे खींचे, जिससे पाजेब की हल्की सी खनक कमरे में गूंज गई। नाहिल के होंठों पर अनायास मुस्कान दौड़ गई। ये अम्मी ने तुम्हारे लिए दिया है। उसने एक अजीब सी लाल रंग की मखमली डिब्बी निकालकर उसके सामने रखी। माहिरा के साखित जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद नाहिल ने उसका घूंघट हौले से उठा दिया। वो बेआवाज रो रही थी। नाहिल मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रह गया। उसकी काली आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। सफ़ेद रंगत में गुलाबी आभा थी। बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। वो बिल्कुल टूटी बिखरी सी लग रही थी। नाहिल का दिल किया कि वो उसे बाहों में भर ले। उसने हाथ बढ़ाया भी, मगर फिर एक पल में रुक गया। 1 साल पहले की वो सर्द रात उसकी आंखों के सामने झलक गई। इस रूप में आज पहली बार तो उसने माहिरा को नहीं देखा था। एक बार पहले भी वो इसी तरह लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी और बेहद हसीन लग रही थी। नाहिल तय नहीं कर पाया कि वो उस दिन ज्यादा हसीन थी या आज, मगर उसे मानना पड़ा कि उस दिन माहिरा के लबों पर मुस्कान थी। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। फिर वो उसके और अपने बीच फासला बनाकर बैठ गया। मैं मानता हूं कि ये निकाह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन सबकी भलाई इसी में है। तोल मोल कर अल्फाज कहते हुए उसने बात करने की कोशिश की। तभी माहिरा ने आंसुओं से भीगी निगाह उठाई और उसे देखा। मुश्किल? ये निकाह मेरे लिए मौत से भी बदतर है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें जान से मार दूं। वो जैसे फट पड़ी थी। नाहिल सन्न रह गया। उसकी पेशानी पर लकीरें उभर आईं। काली आंखों में गुस्सा चमकने लगा।
तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब मैंने किया? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूरवार तो तुम खुद हो। नाहिल ने उसकी तरफ इशारा किया। उसके इशारे का मतलब समझते ही माहिरा सिहर गई। नफरत की तेज लहर उसके वजूद में दौड़ गई। मैं सब समझती हूँ। यह तुम्हारा मकसद है ना? मेरे वजूद पर अपनी मिल्कियत साबित करना? 1 साल पहले जो फैसला किया था, क्या उसे अपना नहीं सकते तुम? मर्दों की यही तो फितरत होती है। जब सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक न हो तो उनकी अना को ठेस पहुंचती है। और उस अना को सुकून देने के लिए तुमने मुझसे निकाह किया है ना? बोलो हाँ। वो बेकाबू होकर उसके गिरेबान को पकड़ते हुए चिल्लाई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नाहिल ने मुश्किल से खुद को काबू में रखा। क्या कर रही हो माहिरा? बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, उसने धीमे से कहा। लेकिन माहिरा अब खुद पर काबू खो बैठी थी। मुझे तुमसे नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। वो फिर चिल्लाई थी। नाहिल ने अपने होंठ भींचे। मुझे चैलेंज मत करो। मैं तुम्हारा शौहर हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। तुम क्या समझती हो कि सारी जिंदगी बस तुम्हारी ही मर्जी चलेगी? उसकी दोनों कलाइयां पकड़ते हुए नाहिल ने उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया। माहिरा की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। वो छटपटाई थी, लेकिन नाहिल, जिसने मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था, उसके जिस्म से उठती खुशबू में जैसे मदहोश सा होता जा रहा था। अगर मैं बुरा हूं तो ठीक है, बुरा ही सही, इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए उसने माहिरा के सिर से दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया। माहिरा अब अविश्वास से नाहिल को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। माहिरा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो नाहिल था। उससे किसी भी हद तक की उम्मीद की जा सकती थी। आंखें बंद करते हुए उसने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन नाहिल उसके हर इरादे को रौंदता चला गया। वो नाहिल बालाज मोहम्मद था, जिसे दुनिया सिरफिरा, खुदसर, जिद्दी और न जाने किन किन नामों से जानती थी। बट उसकी स्याह आंखों और गेंहुए रंग वाले चेहरे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। जिस घर में वो पैदा हुआ, वो कोई मामूली घराना नहीं था। एक आलीशान हवेली थी जिसके सरपरस्त बालाज मोहम्मद अली थे, जिनकी एक पुकार से पूरा गांव कांप जाता था। नाहिल उनकी दूसरी औलाद था। असल में तो इतने रुतबेदार घर में पैदा होकर उसकी जिंदगी जन्नत हो जानी चाहिए थी, मगर बचपन से ही नाहिल को समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी उससे कैसा खेल खेल रही है। माँ बाप जिन्हें देखकर वह झूले में लेटा हुआ मुस्कराने लगता था, उनके चेहरों पर मोहब्बत उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए होती थी। जवाद बालाज मोहम्मद का बड़ा बेटा, जो उससे 7 साल बड़ा था। गोरा रंग, हरी आंखें, बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखने वाला जवाद, जिसकी वजह से बालाज मोहम्मद उसे बेहद चाहते थे। इतना ज्यादा कि छोटे बेटे नाहिल के लिए उनके पास ना वक्त था न प्यार। फरीदा बेगम, उसकी मां भी यही चाहती थीं कि उन्हें और औलाद ना हो। नाहिल तो बस एक नापसंदीदा खुदा की मर्जी बनकर आया था। इसी वजह से उनकी अपनी इस अनचाही औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नौकरों के हाथों पला बढ़ा नाहिल वक़्त के साथ बड़ा होता गया और जैसे अपनी किस्मत को स्वीकार भी करता गया। कम तवज्जो और कम मोहब्बत ने उसकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। स्कूल में वो एक औसत छात्र रहा। जहां जवाद को हर साल ट्रॉफियां और इनाम मिलते थे, वहां नाहिल अपना रिपोर्ट कार्ड, जो कि लाल निशानों से भरा होता, लेकर झुके सिर के साथ घर आता। लेकिन किसे फिक्र थी? बालाज मोहम्मद तो दोनों बेटों को देखते ही जवाद को गले लगा लेते। आ गया मेरा शेर, नाम रोशन कर दिया। और नाहिल चुपचाप रिपोर्ट कार्ड सीने से लगाए अपने कमरे में चला जाता। किताबों के ढेर के नीचे रिपोर्ट कार्ड को छिपा कर रख देता और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पूछेगा या नहीं। धीरे धीरे यही कड़वाहट उसकी पहचान बनती गई। जब जवाद ने मैट्रिक किया तो उसके होंठों पर एक ही जिद थी। वो अमेरिका जाना चाहता था। बालाज मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। पहले मेरे सारे भाई बहन मुझसे दूर हैं, अब तू भी जा रहा है। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, जिसे जवाद ने बेजारी से झटक दिया। बाबा, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। जितना मैं ज़हीन हूँ, उतना मुझे अमेरिका में ही पढ़ना चाहिए। और आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है। अगर रिश्तेदारों की याद आती है तो शहर जाकर चाचा से मिल लेना। वैसे भी वो गरीब हैं, आपके कदम रखते ही खुश हो जाएंगे। जवाद की बेपरवाह बातों पर बालाज मोहम्मद ने गहरी सांस ली।
नाहिल, जो सोफे पर बैठा था, दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा। कौन थे वो चाचा जो शहर में रहते थे और गरीब थे? उसने तो कभी अपने माँ बाप के मुंह से किसी चाचा का जिक्र भी नहीं सुना था, मगर जवाद को अपनी बात मनवानी आती थी और उसने मनवा भी ली। बाप का पैसा और रसूख इस्तेमाल करके उसने आगे की पढ़ाई अमेरिका में तय करवा ली थी। जिस दिन एयरपोर्ट पर हाथ हिलाते हुए जोवाद रवाना हुआ, नाहिल की सांस जैसे गहरी हो गई थी। उसे लगा शायद अब उसके माँ बाप उसकी ओर भी तवज्जो देंगे, शायद अब वह भी उन्हें दिखाई देने लगेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि कुछ बदलता, नाहिल की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। उस वक़्त वह सिर्फ 9 साल का था, जब अचानक एक दिन बालाज मोहम्मद को शहर से फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही उनके माथे पर पसीना छलक आया। तैयारी करो, हमें शहर जाना है, तुम्हारे चाचा को दिल का दौरा पड़ा है, उन्होंने कहा। नाहिल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सोचा कि चलो, इसी बहाने शहर घूमने को मिलेगा। अपने कपड़े बैग में भरते हुए वह सबसे ज्यादा उत्साहित था, लेकिन शहर पहुंचते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसका चाचा एक छोटे से मकान में रहते थे, बोगनवेलिया की बेलों से ढके सफ़ेद गेट वाला छोटा सा घर, जहां इस वक्त परेशानी का माहौल था। चाचा बिस्तर पर पड़े थे और उन्हें बार बार यह चिंता सता रही थी कि उनके बाद उनकी इकलौती बेटी का क्या होगा। और जिंदगी में पहली बार नाहिल ने अपने पिता को भावुक होते देखा। तुम फिक्र क्यों करते हो उमर मोहम्मद? तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी है। क्या उम्र है उसकी? सिर्फ 7 साल, चाचा ने जवाब दिया। मेरे नाहिल से 2 साल छोटी है। मगर फिर भी तुम्हें इतनी फिक्र है तो ये लो, आज से वो मेरी हुई। बालाज मोहम्मद ने जेब से नोट निकालकर उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ाए तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वह नन्ही सी मासूम लड़की जिसने पैसे देखकर भी इनकार कर दिया, मैं ये नहीं लूंगी। उस पल नाहिल चौंक गया। बच्चे तो पैसे देखकर खुश हो जाते हैं, खुद वो भी पैसों को देखकर उत्साहित हो जाता था, लेकिन यह लड़की पैसे लौटा रही थी। उसे वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह माहिरा थी, चाचा की इकलौती बेटी। रख लो बेटा, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम आएंगे तुम्हें ले जाने, मैं और वो लड़का आएंगे, बालाज मोहम्मद ने कहा और माहिरा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। माहिरा ने पलटकर उस लड़के को देखा जो कभी अपने पिता को देख रहा था और कभी उसे। नाहिल को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ये क्या कहा है। वह इतना भी छोटा नहीं था कि बात का मतलब न समझ सके। उसकी सगाई उस छोटी सी लड़की से कर दी गई थी। बात उसे अजीब लगी, लेकिन वह इतना छोटा था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। दोनों घरों में रिश्तों की गर्माहट फिर से लौट आई। सालों से टूटा रिश्ता फिर जुड़ गया। मगर बालाज मोहम्मद फिर कभी शहर न जा सके और चाचा भी अपनी बीमारी के कारण हवेली न आ सके। मगर माहिरा अब नाहिल की मंगेतर थी। यह बात अब दोनों घरों को अच्छे से मालूम थी। जोवाद के अमेरिका जाने के बाद उससे संपर्क लगभग खत्म हो गया था। वह महीने में 1-2 बार फोन करता और अमेरिका की दौड़ती भागती जिंदगी ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि मुश्किल से 10 मिनट बात करके फोन बंद कर देता। वक्त यूं ही गुजरता गया और नाहिल उसी माहौल में बड़ा होता गया। वह अब 22 साल का एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था, जिसने गांव के कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब हवेली और जमीनों की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल रहा था। दोस्त जब उसे देखते तो कहते, यार तूने तो कम उम्र में वो सब हासिल कर लिया जो हम सारी जिंदगी नहीं कर पाते। अब तो बस शादी बाकी है, जल्दी से शहर जा और अपनी मंगेतर को ब्याह लाकर यहाँ ले आ, जिसके नाम से तू लाल हो जाता है। नाहिल मुस्कुराहट छुपाते हुए बस होंठ भींच लेता था, लेकिन लगता था उसकी दुआ कबूल हो गई थी। उस रोज जब वह घर लौटा तो बालाज मोहम्मद ड्राइंग रूम में बैठे थे। अरे इधर आओ, तुम्हारे चाचा का फोन आया है, तबीयत ठीक नहीं रहती। वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी अमानत को ब्याह कर लाया जाए। माहिरा भी अब 20 साल की हो गई है, शादी के काबिल यही उम्र होती है। बिना किसी भावना के उन्होंने नाहिल को शादी की तैयारी करने को कहा था, लेकिन नाहिल के लिए तो यही काफी था। वह मुश्किल से अपनी खुशी को छुपाते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया, लेकिन अभी उसे आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक मेज पर रखा मोबाइल बज उठा। जवाद भाई की कॉल थी। उसने हैरानी से फोन उठाया। दूसरी ओर जवाद था, कहाँ हो यार? एक तो तुम्हारे इस देश की ट्रैफिक मुझे समझ नहीं आती, इतनी गंदगी है, धूल मिट्टी, तौबा,
मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जव्वाद की बात सुनकर वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। जल्दी एयरपोर्ट आओ और मुझे लेकर जाओ। जव्वाद भाई वापस आ गए? ये सोचकर वह तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया, जहां बलाज मोहम्मद पहले से ही बैठकर जव्वाद की कॉल का इंतजार कर रहे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। मेरा बेटा वापस आ गया। उन्होंने अपने घुटनों के दर्द की परवाह किए बिना उठने की कोशिश की। तुम क्यों जाओगे? मैं खुद जाऊंगा। फरीदा बेगम के चेहरे पर भी वही खुशी थी, लेकिन नाहिल का चेहरा एक पल के लिए उदास पड़ गया, क्योंकि उसके लौटने पर कभी किसी ने इतनी खुशी नहीं जताई थी। वह अपने ख्यालों को झटकता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचने तक उन्हें जव्वाद की कई कॉल्स मिल चुकी थीं। अच्छा हुआ तुम लौट आए, अब नाहिल की शादी में तुम भी शामिल हो सकोगे, फरीदा बेगम ने प्यार से कहा, लेकिन जव्वाद ने बेमन से सिर हिला दिया। वह अमेरिका से और भी ज्यादा हैंडसम होकर लौटा था, और उसके लहजे में एक अजीब सा घमंड था। वह राजनीति में आना चाहता था, और बलाज मोहम्मद के पास इतने संबंध थे कि वह उसके लिए आसानी से एक राजनीतिक पहचान बना सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक हफ्ते बाद नाहिल की शादी की तारीख लेने शहर जाना था, और उससे पहले बलाज मोहम्मद ने जव्वाद को एक राजनीतिक नेता के रूप में सबके सामने पेश कर दिया। शादी की तारीख तय करने के लिए सब गए, सिवाय नाहिल के। जव्वाद मुश्किल से साथ चलने को तैयार हुआ। चाचा जान के छोटे से घर के बाहर गाड़ी से उतरते ही वह बुरी तरह बोर हो रहा था। ड्राइंग रूम में बैठा वह लगातार मोबाइल में व्यस्त था। चाचा जान मुश्किल से सोफे पर बैठे थे और बलाज मोहम्मद शादी की तारीख की बात कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उसके सामने जूस का गिलास रखा। उसने सिर उठाया तो एक लंबी, नाजुक सी लड़की खड़ी थी, जिसने गुलाबी रंग का दुपट्टा सलीके से ओढ़ा हुआ था। उसके लंबे काले बाल और उनमें किया गया सुंदर हेयर स्टाइल उसे पहली नज़र में ही भा गया। जूस ले लीजिए प्लीज़, उसने फिर कहा, तो जव्वाद ने झटका लेते हुए गिलास थाम लिया। ये माहिरा है, तुम्हारे चाचा जान की बेटी, बलाज मोहम्मद ने बताया, तो वह सलीके से सोफे पर बैठ गई। जव्वाद ने दिलचस्पी से उसे देखा। पता नहीं क्यों वह लड़की उसे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। यही है नाहिल की मंगेतर, बलाज मोहम्मद ने बताया, तो जव्वाद पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह जिसे एक पल में अपनी पत्नी के रूप में पसंद कर चुका था, वह किसी और की मंगेतर थी, और वह भी नाहिल की। उसे नाहिल में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिले। बेचैनी से उठते हुए उसने कहा, मुझे ज़रूरी काम है बाबाजान, चलिए। बलाज मोहम्मद उसकी जल्दबाजी से घबरा गए, लेकिन अपने मनचाहे बेटे की बात टाल नहीं सके और फ़ोन पर शादी की तारीख तय करने का कहकर वहां से निकल पड़े। क्या बात है जव्वाद, तुमने चाचा के घर ऐसा व्यवहार क्यों किया? नाहिल की शादी की तारीख भी नहीं ली? बलाज मोहम्मद ने टोका तो वह गुस्से से पलटा, बस करिए अब। नाहिल, 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 मुझे अमेरिका भेजकर आपने उसे सिर पर चढ़ा लिया है। इतनी सुंदर लड़की की शादी उससे कर रहे हैं। बड़ा मैं हूँ, पहला हक मेरा है। मुझे माहिरा पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करूँगा। उसका लहजा हुक्म जैसा था। बलाज मोहम्मद और फरीदा बेगम सन्न रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? वो उसकी बचपन की मंगेतर है और शायद नाहिल उसे पसंद भी करता हो। फरीदा बेगम बोलीं तो उसने चिढ़कर कहा, अरे बस कीजिए अम्मा, नाहिल में इतनी समझ कहाँ कि वो किसी लड़की को पसंद करे, और वैसे भी वो अभी इतना मैच्योर नहीं कि शादीशुदा जिंदगी संभाल सके। मुझे माहिरा पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। उसका लहजा तीखा था। बलाज मोहम्मद घबरा गए। नहीं, ऐसा मत कहो बेटा, अब तुम अमेरिका वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम तो मेरा सहारा हो। जव्वाद ने कंधे उचकाए। तो फिर फैसला आपका है। अगले हफ्ते की शादी की तारीख तय कर दें और नाहिल को किसी काम से बाहर भेज दें। जब तक वह लौटेगा, मेरी और माहिरा की शादी हो चुकी होगी। वह कोई हंगामा नहीं करेगा, और वैसे भी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल का है। उसने सारा प्लान सोच समझ कर सुनाया। बलाज मोहम्मद और फरीदा बेगम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वे उसके माता पिता थे और जानते थे कि अगर उसकी जिद पूरी नहीं की तो वह क्या बवाल करेगा। बात तो जव्वाद की ठीक है, बड़ा वही है, उसी की शादी होनी चाहिए, और उम्र को क्या एतराज़ होगा। लड़की तो हमने ही लेनी है, चाहे जिस बेटे के लिए लें।
बलाज मोहम्मद ने खुद ही फैसला ले लिया। जव्वाद को माहिरा जैसी मूम की गुड़िया मिल जाने का ख्याल ही उसे बहुत सुकून दे रहा था। घर पहुंचते ही वह सीधा अपने कमरे में चला गया। नाहिल, जो बेसब्री से सबकी वापसी का इंतजार कर रहा था, उन्हें चुप देखकर चौंक गया। शादी की तारीख मैं फ़ोन पर तय कर लूंगा, एक बहुत ज़रूरी काम आ पड़ा है। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा। ज़मीनों के कुछ कागजात तैयार करवाने हैं। बालाज मोहम्मद ने नज़रें चुराते हुए उसे हुक्म दिया तो नाहिल ने फ़ौरन सिर हिला दिया। वो अपने पिता की बात कम ही टालता था, इस बात से अनजान कि उसके जाते ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। वो खामोशी से अपना बैग तैयार करके निकल गया और उसके निकलते ही जावाद सीधा अपने पिता के पास जाकर बोला, चाचा, जान को फ़ोन करें और उन्हें कहें कि नाहिल ने शादी से इनकार कर दिया है। अब उसकी जगह मैं दूल्हा बनकर आऊँगा और उन्हें कहिए कि ज़्यादा बहस न करें, सिर्फ हाँ कहें। जावाद का अंदाज हुक्म जैसा था। बालाज मोहम्मद बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर खामोशी से फ़ोन थाम लेते हैं। वो अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में उसकी पसंदीदा किताब थी, जब नीचे से आती आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। घबराकर वो तेज़ी से दरवाजे तक आई। माहिरा, जल्दी पानी लाओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है। ये जर्मीना बेगम की चीख थी। माहिरा के हाथ पैर फूल गए। किताब वहीं फेंकते हुए वह पानी का गिलास लेकर भागी। क्या हुआ अम्मी? उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उमर मोहम्मद अपना सीना दबाते खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे ताया जान का फ़ोन आया था हवेली से। नाहिल ने शादी से इनकार कर दिया है, कहता है अभी उस पर इतना बोझ मत डालो। तुम्हारे ताया जान बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने नाहिल की जगह जाववाद की बारात लाने की बात कही है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी जाववाद से होगी, जर्मीना बेगम ने डबडबाई आवाज में बताया। माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से माँ को देखा। नाहिल कैसे इनकार कर सकता है अम्मी? उसके होठों से निकला, मगर जर्मीना बेगम अब्बा को संभालने में लगी थीं। माहिरा दीवार से जा लगी और जैसे दिल से किसी की आवाज़ आई, इनकार क्यों नहीं कर सकता? उसका तुमसे रिश्ता ही क्या है? इतने साल की मंगनी के बावजूद उसने तुम्हें न तो कभी खत लिखा, न कॉल की। इस आधुनिक दौर में भी एक मैसेज तक नहीं किया। सिर्फ तुम ही हो जो उसकी मोहब्बत में पागल होकर सब कुछ सहती रही हो। माहिरा सर से पांव तक कांप गई। कितनी जलालत और बेइज्जती थी ये! जिस शख्स के नाम पर उसने सपने बुने, उसी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। आंसू रोकती हुई वो बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंची। उसके दिल ने दुआ की कि ये सब झूठ हो, मगर हकीकत यही थी। 1 हफ्ता बीत गया और ताया जान तय की गई तारीख पर बारात लेकर पहुंच गए। बीती रात उसे जर्द जोड़ा पहनाकर मेहंदी लगाई गई थी। सारे रस्में पूरी की गई थीं, मगर वह जैसे पत्थर बन चुकी थी। हर पल उसे अपनी जलालत का एहसास हो रहा था। यकीन नहीं आता था कि नाहिल ने ऐसा किया। बारात आई जरूर थी, लेकिन दूल्हा नाहिल नहीं, जाव्वाद था। माहिरा को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। ब्यूटिशियन का कहना था कि उसने आज तक इतनी हसीन दुल्हन नहीं देखी, मगर वो बस अपने हाथों की मेहंदी को पत्थर सी निगाहों से देखती रही। जब निकाहनामे पर दस्तखत का वक्त आया तो उसके हाथ कांपने लगे। मददगार नज़रों से उसने जर्मीना बेगम को देखा। दस्तखत कर दो माहिरा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है और नाहिल हो या जाव्वाद, क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी आवाज़ टूटी हुई थी। वो जानती थीं कि माहिरा के दिल में नाहिल के लिए मोहब्बत थी। आंसू निगलती हुई माहिरा ने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और जाव्वाद को लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो। नाहिल के लिए उसके होठों से एक ठहाका फूटा। कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया तुझे, इंसान को इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। बालों को झटकते हुए उसने सोचा। बारात जल्द ही हवेली के लिए रवाना हो गई। उसी वक्त जब वे हवेली में दाखिल हो रहे थे, गांव की सरजमीन पर कदम रखते ही नाहिल ने अपने बैग में उस लाल डिब्बे की मौजूदगी को महसूस किया। एक मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। अब्बा का काम निपटाने के बाद मैंने ये खूबसूरत लॉकेट माहिरा के लिए लिया है। मुंह दिखाई पर दूंगा, तुम्हारी गर्दन में ये और भी प्यारा लगेगा। दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उसने ड्राइवर से गाड़ी की रफ्तार तेज करने को कहा। हवेली के सामने गाड़ी रुकी तो वो हैरान रह गया। हवेली में इतनी सजावट देखकर लगता था जैसे कोई बड़ा समारोह हो रहा हो। पूरा गांव हवेली के अंदर उमड़ पड़ा था।
ड्राइवर ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। नाहल को कुछ भी बताने से मना किया गया था। कंधे पर थैला डाले वह हैरानी से चलते हुए अंदर गया और जो पहला नज़ारा उसे दिखा उसने उसे झकझोर दिया। वह महारा थी। हाँ, निस्संदेह वही महारा थी। दुल्हन के कपड़ों में, होंठों पर एक बड़ी खूबसूरत मुस्कान ली। लेकिन उसका हाथ जोआद के हाथ में था, जो सफ़ेद शेरवानी पहने दूल्हा बना कितना पूरा और खूबसूरत लग रहा था। फोटोग्राफर दोनों को मुस्कुराने के लिए कह रहा था। सारे मेहमान उनके पास खड़े थे। थैला नाहल के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसका रंग पीला पड़ गया। मेहमानों में खड़ी फरीदा बेगम ने यूं ही पलटकर देखा और जैसे ही उनकी नज़र नाहल पर पड़ी, उनका रंग फीका पड़ गया। उन्होंने जल्दी से बलाज मोहम्मद को पीछे मुड़ने का इशारा किया, जो जोआद के ऊपर से बार बार उड़ा रहे पैसों को हवा में उछाल रहे थे। बलाज मोहम्मद ने पीछे मुड़कर नाहल की तरफ देखा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। तेजी से मेहमानों को हटाते हुए वह नाहल के पास आए और कहा, कुछ मत करना नाहल, अब वह तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम्हारी मंगेतर नहीं। बलाज मोहम्मद के शब्दों में मौत जैसी ठंडक थी। नाहल ने आश्चर्य से अपने पिता को देखा। यह सब क्यों किया? वह मेरी मंगेतर थी बाबा, मैं उससे प्यार करता था। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। कई मेहमान पलटकर उसे देखने लगे। जोआद अपनी मौजूदगी से बेखबर महारा का हाथ थामे उसे अंदर ले जा रहा था। नाहल बुरी तरह से तड़प उठा। वह आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन बलाज मोहम्मद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम प्यार करते थे लेकिन वह नहीं। उसे तुमसे ज्यादा सफल और सुंदर आदमी चाहिए, और वह उसे तुम्हारे भाई के रूप में मिल गया। महारा ने खुद इस रिश्ते से इनकार किया था। उन्हीं की तरफ से मांग आई थी कि तुम्हारे बजाय जोआद की शादी महारा से की जाए। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह निकाह कर दिया। मैं मजबूर था, अपने मरते हुए भाई की इच्छा को टालना मेरे बस में नहीं। भगवान के लिए मेरा सिर मत नीचा करना। बलाज मोहम्मद ने सिर झुकाकर कहा। नाहल ने असमंजस से अपने पिता को देखा, फिर नजरें उठाकर माहरा की ओर देखीं, जिसका हाथ थामे जोआद अब अपने कमरे में जा रहा था। नाहल के दिल को जैसे किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। वह उल्टे कदमों हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया। वह रोना चाहता था, जोर से, लेकिन जानता था कि हवेली में उसे रोने की इजाजत नहीं मिलेगी। कमरे में दाखिल होने से पहले माहरा ने एक बार पलट कर देखा। उसे लगा जैसे मेहमानों के पीछे कहीं उसे नाहल की झलक मिली हो। दिल बेचैन होकर धड़क उठा। क्या बात है, रुक क्यों गई? जोआद की भावुक आवाज कान में पड़ी तो वह बुरी तरह घबरा गई। नाहल के साथ उसका रिश्ता बदल चुका था, और जो नया रिश्ता उसने बनाए रखा था, उसे निभाने का वक्त आ गया था। वह सिहर उठी। छोड़ दो इन लोगों को, इन्हें मौका मिलेगा तो पूरी रात दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। ये बेवकूफ पाकिस्तानी लोग दूसरों को जीने कहाँ देते हैं। अंग्रेजी लहजे में कहते हुए जोआद ने उसका हाथ थामकर बिस्तर पर बिठाया। सिर से पांव तक देखते हुए वह अपनी किस्मत पर फख्र से हंसा। ऐसा पूरा हुस्न अमेरिका में भी कहाँ मिलता। फिर उसकी नजर महारा की आंखों पर पड़ी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आंसुओं में डूबी आंखें देखकर जोआद ने अनायास पूछा। महारा घबराकर नजरें उठाई। कुछ नहीं, बस माँ याद आ रही है, उसने कहा तो जोआद जोरदार हंसी से फूट पड़ा। ओ बस करो यार, भूल जाओ अपनी माँ को। अब तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी बितानी है। वैसे भी ये माँ बाप एक वक्त तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो हमारी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है ना। उसने आराम से कहा और कोहनी के बल धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। महारा ने सख्ती से अपनी आंखें मूंद दी। जिंदगी ने जो नया मोड़ दिखाया था, उसे भी देखना था। बंद आंखों के सामने बार बार नाहल का ख्याल आ रहा था, लेकिन माहरा ने सिर हिलाकर उस ख्याल को दूर भगाने की कोशिश की। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान भी आ गई। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, तो आज से मैं भी तुमसे नफरत करूंगी। दिल ही दिल में उसने संकल्प लिया और चुपचाप खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दिया। वह सामान्य तरीके से जीने लगी। उसने अपने ऊपर गहरी चुप्पी ओढ़ ली। जब वह सोफे पर जोआत के सामने बैठी होती और नाहल अंदर आता, तो वह अंदर ही अंदर कांप उठती। दिल चाहता कि एक बार नजरें उठाकर उसे देखे, लेकिन दिमाग चेतावनी देता, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा पति जोआद है।
वह पूरी तरह से अपना रुख जुआद की ओर कर बैठती। नाहल भी बेरुखी से उसके पास से गुजर जाता। इतनी ही नफरत थी तो इतने साल मंगनी का रिश्ता रखा ही क्यों? वह बेचैनी से सोचती। हर कोशिश के बावजूद वह चाह कर भी नाहल को भुला नहीं पा रही थी। मगर वह जुआद के लिए पूरी तरह समर्पित पत्नी थी। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती। वह गर्वीला और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। माहरा को भी शादी के बाद जैसे वह भूल सा गया था। उस पर अपना दबदबा जमाकर जो सुकून उसे मिला था, बस वही चाहता था। उसकी अपनी इच्छाएं थीं। वो न तो माहिरा को अपनी जिंदगी में शामिल करता था और न ही माहिरा के न होने से उसे कोई फर्क पड़ता था। माहिरा जिंदगी को एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। चाची जान के हुक्म पर वो सज धज कर तैयार होती और जवाद के इंतजार में बैठी रहती, लेकिन वह आधी रात तक वापस नहीं आता। फिर भी माहिरा के होंठों पर शिकवा का एक भी शब्द नहीं आता था। उसका दिल केवल तभी दुखता था जब नाहिल उसकी मौजूदगी में उसे देखता था। तब माहिरा का दिल चाहता था कि वह हवेली की दीवारों से बहुत दूर भाग जाए, कहीं ऐसा जहां उसे नाहिल कभी नजर न आए। उसकी शादी को 9 महीने हो चुके थे और इन 9 महीनों में उसने बलाज मोहम्मद से केवल नाहिल की तारीफें सुनी थीं। वह खुद भी हैरान था कि नाहिल ने कुछ महीनों में कारोबार को इतनी बड़ी ऊंचाई दी थी। सोफे पर बैठा जवाद लापरवाही से सिर हिलाते हुए कहता, अब बिन वजह उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हो? आधी रात को घर क्यों आता है? शायद किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता है। चाय का कप हाथ में लिए माहिरा कांप रही थी और थोड़ी चाय कप से गिर गई। जवाद ने तंज से कहा, इतनी भौहड़ क्यों हो? नौकरानी से कहो साफ करे, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं। माहिरा घबरा कर कपड़े से मेज साफ करने लगी। ऊपर अपने कमरे की रेलिंग पर खड़ा नाहिल ये सब चुपचाप देख रहा था और फिर अंदर चला गया। रात भर माहिरा की आंखें भीगी रहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। नाहिल का किसी और लड़की के साथ जुड़ना उसे गहरी तकलीफ दे रहा था। 2 बजे के करीब घबराकर उठी, पास लेटे जवाद को हिलाया। मेरी तबीयत खराब हो रही है, पूरा कमरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। पर जवाद ने तमतमाकर उसका हाथ झटक दिया और सोने के लिए कहा। माहिरा खुद को संभालते हुए बाथरूम गई, जोरदार उल्टी की और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह हवेली में हंगामा मचा हुआ था। फरीदा बेगम खुशी से नाहिल को बधाई दे रही थीं कि माहिरा मां बनने वाली है। जवाद भी खुश था और माहिरा ने जैसे तकदीर को स्वीकार कर लिया था। लेकिन माहिरा नहीं जानती थी कि तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है। विदेश में जवाद के जहाज क्रैश होने की खबर आई और सबके लिए ये पहाड़ जैसा सदमा था। बलाज मोहम्मद को तो घंटों तक यकीन नहीं हुआ कि उनका जवान बेटा अब नहीं रहा। जब उच्च अधिकारियों ने मौत की पुष्टि की तो हवेली में अफरा तफरी मच गई। माहिरा बेवकूफ सी आंखें दरवाजे की तरफ देखती रहीं, सोचती रही कि अब इस दरवाजे से कब बाहर निकलेगी। जब उसका पति ही नहीं रहा, वो जोर जोर से रोती रही, दोनों हाथों से चेहरा छुपाए। जवाद के निधन को मुश्किल से 1 महीना बीता था कि चाची जान कमरे में आईं। उनके साथ चाचा जान भी थे। उन्होंने कहा, माहिरा, हमें पता है कि तुम जवाद के मरने से बहुत दुखी हो, लेकिन सुना है तुम वापसी का सोच रही हो। ये गलत है, तुम हवेली छोड़कर नहीं जा सकती। जवाद तो चला गया, पर नाहिल है ना? तुम्हारी अद्दत पूरी होते ही मैं नाहिल से तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। घर की औलाद घर में ही पलेगी। जवाद का बच्चा है, नाहिल उसे अपनी औलाद की तरह ही पालेंगे। घर वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हें पाल नहीं सकते, न ही जवाद की औलाद को। बलाज मोहम्मद ने सख्त लहजे में ये बात कहकर माहिरा पर जैसे बम गिरा दिया। माहिरा फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रही, जो आदेश सुनाकर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। बिना किसी परवाह के 18 दिन पूरी होने के अगले ही दिन नाहिल के साथ उसका निकाह करा दिया गया। नाहिल ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो बेखबर सो रही थी या शायद आधी बेहोश। उसकी खूबसूरत आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। पता नहीं वो कितनी रातों से सोई नहीं थी। गहरी सांस लेकर नाहिल उठकर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर थामे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। जिस लड़की को उसने हमेशा चाहा था, आज वह उसकी बीवी थी। लेकिन किस रूप में? नाहिल ने दर्द से अपनी आंखें मिटाईं। वह गर्भवती थी।
उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी और आज वह उसकी पत्नी बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। बगैर इरादे के ही बलाज मोहम्मद के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। तुम मूर्ख मत बनो नाहिल। अगर माहिरा घर जाना चाहती है तो तुम उसे जाने थोड़ी दे सकते हो। याद रखना कि वह तुम्हारी मंगेतर थी। अगर वह यहाँ से चली गई तो हवेली की बड़ी हिस्सेदारी उसके साथ चली जाएगी। वह जवाद की विधवा है और जवाद का बच्चा जनने वाली है। मैं इतनी बड़ी संपत्ति को ऐसे परायों में नहीं जाने दूंगा। बेहतर यही है कि तुम उससे निकाह कर लो, और यह मेरा आदेश है। बलाज मोहम्मद ने सख्ती से उसे यह आदेश दिया था। वह अंदर ही अंदर जल उठा। भाई की मौत का गम उसे था, पर वह नहीं भूला था कि माहिरा ने उसे छोड़कर उसके अधिक सफल और सुंदर भाई से निकाह किया था। इसलिए जैसे ही वह कमरे में आया, उसने माहिरा पर तीखा प्रहार किया। माहिरा के दिल में उसके लिए गहरी नफरत थी, जो उसे अंदर तक चीर रही थी। वह चुपचाप सोचता रहा, जबकि उसकी सामने वाली बेड पर वह गहरी नींद में थी। शायद तबीयत ठीक नहीं थी। नाहिल ने एक गहरी सांस ली। बस कुछ महीने और, जवाद की औलाद इस दुनिया में आ जाएगी, और फिर शायद माहिरा को मेरी ज़रूरत भी न रहे। जैसे ही फजर की अजान हुई, नाहिल अचानक खिड़की की ओर देखने लगा। नीला उजाला बाहर फैलने लगा था। धीरे धीरे उठकर वह वॉशरूम गया और दरवाज़ा बंद किया। फजर की नमाज पढ़ते हुए उसने माहिरा की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं डालूंगा, लेकिन अब मैं फैसला करके रहूंगा। नमाज खत्म करके वह कमरे से बाहर निकल गया। वह कितनी देर बाहर रहा, कोई नहीं जानता। जरूरी कॉल के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो अचानक उसे याद आया, मोबाइल तो कमरे में रह गया था। माहिरा का ख्याल उसके मन से पूरी तरह निकल चुका था। जल्दी से हवेली में वापस आकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और चौंक उठा। वह सामने बिस्तर पर बैठी थी। सुबह के 10 बज रहे थे। शायद वह जाग भी गई थी। रात वाला शादी का जोड़ा अभी भी उसके शरीर पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उठने की कोशिश में वह लड़खड़ा रही थी। नाहिल बेखुद होकर आगे बढ़ा। क्या हुआ माहिरा? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? उसने दोनों हाथ बढ़ाकर माहिरा को थामा। वह मजबूर होकर उसके हाथों में झूल गई। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। चक्कर आ रहे थे। उसने मुश्किल से कहा। नाहिल ने उसकी माथे पर हाथ रखा। वह बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। हे भगवान, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है। शायद यहीं बैठो। अगर कुछ चाहिए तो नौकरानी को बुला लेंगे। खुद क्यों उठी? उसने सावधानी से उसे बिस्तर पर बैठाया। नाहिल ने प्यार से उसके बिखरे बाल संवार दिए। माहिरा ने झिझक कर खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस थी। नाहिल ने बड़ी नरमी से उसके सारे बाल बांध दिए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर खड़े नौकरानी को जूस लाने का आदेश दिया। पलकों के झपकते ही नौकरानी जूस लेकर आई और नाहिल के हाथ में थमा दी। वह जूस लेकर अंदर आया तो माहिरा अभी भी बिस्तर की पीठ से टिके हुए गहरी सांसें ले रही थी। पियो, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो डॉक्टर के पास ले चलूंगा, वह नर्म आवाज में बोला। जूस का गिलास उसने माहिरा के होंठों पर रखा। उसकी आंखें नम हो गईं। नहीं, मुझे नहीं पीना। जूस को दूर करते हुए माहिरा ने अपना चेहरा मोड़ लिया, लेकिन नाहिल ने फिर से उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। नखरे मत करो, जूस पियो। हालत देखो, आंखों के नीचे हल्के निशान, रंगत पीली पड़ी है। कहीं से भी नहीं लगता तुम अपनी सेहत का ख्याल रख रही हो। इस हालत में लड़कियों को खास ध्यान रखना चाहिए, पर तुम तो सारा दिन या तो रोती रहती हो या सोचती रहती हो। नरमी से कहता हुआ वह बिल्कुल संतुष्ट दिख रहा था। माहिरा ने बेईमान निगाहें उठाईं। वह बिल्कुल एक आम पति की तरह बात कर रहा था, जैसे उनके बीच गहरी मोहब्बत हो। माहिरा की आंखों में पानी भर आया। वह और विरोध नहीं कर सकी। चुपचाप जूस का गिलास उसके हाथों से लेकर उसने अपने होंठों से लगा लिया। जूस पीकर उसे वाकई अच्छा लगा। उसे कुछ आराम महसूस हुआ। उसे शांत देखकर नाहिल के चेहरे पर भी सुकून छा गया। तुम नहाकर कपड़े बदल लो, मैं नौकरानी से कह दूंगा तुम्हारा नाश्ता कमरे में भिजवा दूं। कलाई पर घड़ी बांधते हुए उसने फिर से माहिरा को कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। माहिरा ने कड़ी मेहनत से अपनी आंखें मिटाईं और खुद को रोने से रोक लिया। वह रो रोकर थक चुकी थी। नाहिल कमरे से बाहर निकला तो उसके दिल दिमाग में तूफान छाए हुए थे। उसका दिल अजीब से एहसासों से भर गया था। माहिरा को सामने देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह चाहता था कि पुरानी सारी बातें भूल जाएं, लेकिन माहिरा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वह वहीं रुक जाता था। समझ नहीं आता था कि इस रिश्ते को निभाए या तोड़े। कहाँ जा रहे हो? बलाज मोहम्मद की आवाज़ सुनकर वह अनायास पलटा। जमीनों का कुछ काम है बाबा जान, शाम तक वापस आ जाऊंगा। नाहिल ने फरमानबरदारी से जवाब दिया। बलाज मोहम्मद उसे देखकर रह गए। उनके सिर के बाल अब सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और सच में अब वे नाहिल के मोहताज हो गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी जिंदगी भर नाहिल के साथ किया वह सही नहीं था। जानबूझकर जो उन्होंने जवाद को नाहिल पर तरजीह दी, उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और उसका खमियाजा वे आज तक भुगत रहे थे। तुम मुझसे कितनी आराम से बात करते हो, जवाद ने कहा। तुमने मुझसे कभी ऐसा बात नहीं की। वे जैसे धीरे से बड़बड़ाए। नाहिल ने उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखा। क्या बात है बाबा जान, क्या आपकी तबीयत ठीक है? वह धीरे धीरे उनके सामने आया। बलाज मोहम्मद बेखुदी में पास रखे सोफे पर बैठ गए। मुझे माफ़ कर दो नाहिल, मैं तुम्हारा मुकस्सिर हूँ। मैं जानता था कि तुम माहिरा से मोहब्बत करते हो, जो तुम्हारी बचपन की मंगेतर थी, लेकिन मैं जवाद के आगे मजबूर हो गया। जवाद ने पहली नज़र में माहिरा को पसंद कर लिया था। अगर मैं एक अच्छा पिता होता तो उसे डांटता, झड़पता और अगर वह ज़्यादा जिद करता तो उसे घर से निकाल देता। लेकिन मैं तुम्हारी मंगेतर को कभी उसकी झोली में नहीं डालता। पर मैंने उलटा किया, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें घर से निकाल दिया और माहिरा की शादी जवाद से करवा दी, ताकि वह मुझसे खुश हो जाए और मुझे वही मोहब्बत दे जो मैं उसे देता था। भीगी आवाज़ में वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, सर तपाकर शर्मिंदगी में डूबे हुए। नाहिल की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। उसने अपने होंठ भींच लिए। क्या कह रहे हो बाबा जान? उसकी आवाज़ में खदशात और डर झलक रहा था। बलाज मोहम्मद ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। माहिरा के बाप को मैंने मजबूर किया था कि वह तुम्हारे बजाय जवाद से माहिरा की शादी कराए। उस बेचारी को तो खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अचानक तुम्हारे बजाय जवाद को दूल्हा बनते देख हैरान रह गई थी, लेकिन बड़ों की मर्जी के आगे चुप रही। लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुला दिल से जियो। कल माहिरा के साथ तुम्हारी शादी के वक्त भी मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो अंधेरा देखा, उसने मुझे अंदर तक खोखला कर दिया। मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया है कि वह माहिरा को सारी हकीकत बता दे कि कैसे हमने झूठ बोलकर तुम्हें शहर से बाहर भेजा और तुम्हारी गैर मौजूदगी में जवाद की शादी करवा दी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम खुश रहो मेरे बच्चे। मैंने बहुत दिन पहले तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। बलाज मोहम्मद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। सामने खड़ा नाहिल जैसे पूरी तरह टूट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दिल तोड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था, उसकी अपनी माँ। उसने मुश्किल से होंठ भींचकर खुद पर काबू पाया। गुस्सा करता हुआ वह बाहर निकल गया। पूरे दिन गाड़ी चलाते हुए वह अपने जहन में उठ रहे तूफानों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शाम तक वह बेसहारा हो चुका था। पुरानी मोहब्बत लौट आई थी। अगर वह सब झूठ था तो इसका मतलब माहिरा मुझसे नफरत नहीं करती। एक खुशगवार ख्याल उसके अंदर उमड़ा और जैसे सब कुछ उसके सामने ही तुच्छ हो गया। गाड़ी वापस हवेली के रास्ते मोड़ते हुए उसने फैसला किया कि वह अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देगा। जब वह घर में दाखिल हुआ तो फरीदा बीगम उसके कमरे से निकल रही थीं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ था। मैंने माहिरा को सब बता दिया है, उन्होंने सादा सा कहा और उसके बराबर से गुजर गईं। उसने ताला खोला और अंदर गया। माहिरा साखत बेड पर बैठी थी। कुछ देर पहले फरीदा बीगम की बातों का असर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। हरे रंग की शलवार कमीज में उसकी गोरी रंगत निखर रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। अब पता चला कि वह किस तकलीफ से गुजर रही थी। गहरी सांस लेते हुए नाहिल अलमारी की ओर बढ़ा और जब मुड़ा तो उसके हाथ में एक लाल मखमली डिब्बा था। यह मैंने तुम्हारे लिए बहुत दिल से लिया था, लेकिन फिर हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सका। कल रात निकाह के वक्त मैंने माँ की दी हुई अंगूठी तुम्हें पहनाई, मगर सच तो यह है कि इसमें मेरा प्यार छुपा है। शायद इस बात से तुम्हें अंदाज़ा हो सके कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। लाकेट निकालकर माहिरा के सामने बैठते हुए नाहिल ने एक गहरी नज़र उसमें डाली। माहिरा ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा।
दोनों के दिल अपनों के दिए हुए जख्मों से भरे हुए थे, लेकिन कुदरत ने उन पर रहम किया था और अब उनकी मुश्किल दिनों का अंत होने वाला था। धीरे से माहिरा के गले में लाकेट पहनाते हुए नाहिल ने उसे अपने साथ लगा लिया। माहिरा के जलते हुए दिल को जैसे सुकून मिलने लगा। आंसू भरी आंखों को हथेलियों से साफ करते हुए माहिरा ने चैन से आंखें बंद कर लीं। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र मुश्किल सही, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी थी।